नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों हमने सीटेट 2022 के लिए जो है CDP जो है जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट कर दिए हैं एक बेहतरीन ढंग से व्याख्या के साथ। और ये क्वेश्चन जो है 20/12/2021 का क्वेश्चन है, यानी कि दिसंबर 2021 का जो है 20 तारीख का ये क्वेश्चन है, जिसमें CDP हम स्टार्ट अभी किए हैं। CDP में जो है 15 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं एकदम बेसिक से व्याख्या के साथ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख लें, प्लेलिस्ट में हो, जो लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है। और प्लेलिस्ट में जो है आपको प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पर आपको बेहतरीन तैयारी करने को देखने को मिलेगा। CDP, EVS, मैथ, हिंदी, संस्कृत सभी का वीडियो जो है आपको डे बाय डे प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एक दिन व्याख्या के साथ, एकदम व्याख्या के साथ, एकदम बेसिक से। 15 क्वेश्चन पर डिस्कशन हो चुका है, आज 15 क्वेश्चन पर और जो है डिस्कशन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो हम 15 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 15 नंबर तक हम जो है क्या किया, डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज 16 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर देख लीजिए क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है निरंतर और व्यापक का मतलब होता है सभी पक्षों का मूल्यांकन, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है? तो अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना, ये सही बात है। और 2 में है अंक, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। तुलना हमें नहीं करना है बच्चों में। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, ये भी नहीं है, हमें उसको मौखिक परीक्षा भी लेना है। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यास्मरण को योग्यता का मापन करना नहीं, हमें याद नहीं करवाना है बच्चों को। 1 नंबर ऑप्शन अच्छा है। अध्यापन के दौरान क्या करना है, हमें साथ साथ मूल्यांकन भी करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यही करती है कि बच्चों को हमें निरंतर मूल्यांकन करते रहना है, ठीक है। इससे उसमें जो है एक निरंतरता बनी रहती है और वो अच्छे से सीखता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य और आत्म पराजित लक्ष्य। तो कौन सा लक्ष्य जो है निर्धारित करने के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य जो है, इसको करने के लिए हमें उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है। प्रवीणता मतलब मिस्ट्री ओरिएंटेड यहाँ पर दिया गया है। मिस्ट्री ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जिसमें जो है क्या हो कि हमें निरीक्षण करना पड़े, हमें जो है कुछ नया खोजना पड़े, ठीक है। प्रवीणता का मतलब कुछ नया, जिसमें कुछ मौलिकता हो, ठीक है। तो वो चीज़ पर हमें बच्चों में ज़्यादा जोर देना, जिससे खुद से करके वो सीखे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित यहाँ पर है, निम्न में कौन सा समावेश का नियम है? समावेश का जो नियम कौन सा है? तो विभेदन यानी भेदभाव, तो ये नहीं है। समावेश का मतलब होता है सभी एक साथ रहना। मानकीकृत अनुदेशन, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये जो है सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करेंगे तभी जाके समावेशी शिक्षा जो है हमारी क्या होगी, सफल होगी, समझ गए। और है 4 में पृथक्करण और नामांकित करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही होगा। समावेशी शिक्षा में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना है और सामान्य और विशिष्ट बालक को एक साथ रख के क्या करना है, पढ़ाना है, समझिए। चलिए आगे देख लीजिए। अगला है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कम, तो उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। उसे एक अलग संस्था में रखना चाहिए, ऐसा नहीं। इससे समावेशी शिक्षा का क्या होगा, हनन होगा। समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमों नियमित स्कूल में जाना चाहिए, ये सही बात है। समावेशी शिक्षा का जो है पालन करते हुए समावेशी शिक्षा के नियम के अनुसार हमें उसको रखना है, ठीक है, उसके अनुसार शिक्षा देना है। तो 3 नंबर ऑप्शन बेहतर है, ठीक है। 4 नंबर भी नहीं होगा। चलिए 20 नंबर देख लीजिए क्या है कि 20 नंबर में देख लीजिए क्या है कि निम्न में कौन से शिक्षण प्रणाली, यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायता होती है, यानी कि कुछ नया करने, कुछ क्रिएटिव करने के लिए जो है सहायक हो, जिसमें मौलिकता हो, कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित हो बच्चा। तो कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, कल्पनाशील उत्तर को क्या करना है, स्वीकार करना, अच्छा बात है। विचार मंथन पर बल देना, ये भी सही बात है।
अभिसारी चिंतन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल नहीं देना। सृजनात्मक बच्चा जो होता है वो क्या होता है, अपसारी चिंतन के होते हैं। क्या होते हैं, अपसारी चिंतन के होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। 4 नंबर है असहमति के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। सही बात है, असहमति के प्रति जो है सहनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 4 ऑप्शन होगा। तो 1, 2 और 4, 4 नंबर ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए 21 नंबर देख लीजिए। 21 में क्या है कि एक जो है स्वैर चिंतन, स्वैर चिंतन यानी कि आत्मविमोह, आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए की सहायता कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। यानी कि एक छात्र जो है आत्म विमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। ठीक है, यानी कि आत्म विमोह का मतलब जो है वो ज़्यादा तो उत्साही प्रवृत्ति का होता है, वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है जो, ठीक है, वो अपने आप में ज़्यादातर जो है चिंतन करता है, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखता है। तो ऐसे विद्यार्थी समझो, तो उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, समावेशी दृष्टिकोण से अनुरूप से इसमें बोल रहा है कि कौन सा विधि जो है समावेशी दृष्टिकोण का अनुरूप नहीं है। तो एक में नहीं, हमें 3 सही होना चाहिए और 1 गलत होना चाहिए। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना चाहिए, ये और जो है ये सही बात है। बच्चे को कम शोर वाले विश्राम वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, और 4 में समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, ये भी सही है। तो उसके समावेशी कक्षा का अनुरूप नहीं है कि उसे एक अलग विद्यालय में भेजना, ये उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब 4 नंबर अब देख लीजिए 22 नंबर में क्या है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, सीधा बात है, हतोत्साहित हमें कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को। चलिए आगे देख लीजिए, अब आगे देख लीजिए कथन ए है, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उसमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। सही बात है। बी में है अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होना चाहिए, ये भी सही है। सही विकल्प चुने, ए और आर दोनों सही है। क्या बोल रहे हैं कि ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। यहाँ पर जो है ए और यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर कारण जो है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बी जो है सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, बी जो है ये सही व्याख्या करता है ए का, ये सही बात है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या नहीं करता ए का, ये गलत है। तो ये जो है दोनों, ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और जो है बी जो है ये सही व्याख्या करता है ए का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में देख लीजिए, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है, खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक या संकल्पना मानचित्र। तो 24 नंबर में जो है यहाँ पर देख लीजिए, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखित साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, ये संकल्पना मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ये संकल्पना मानचित्र कहलाता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट मैप कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अगला है उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो ए में रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता उसे 90% अंक से ऊपर लाने के लिए पर घड़ी दिलाने का वादा करता है। ये जो है आंतरिक प्रेरणा नहीं है। रूही अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। ये भी जो है आंतरिक प्रेरणा नहीं है। अब जो है रोमा बहुत ही पुस्तकें पढ़ रहे हैं, क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। ये भी आंतरिक प्रेरणा नहीं है।
4 में है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला देख लीजिए क्या है कि इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। नहीं में यानी कि जो है 3 ठो देता होगा और 1 जो है नहीं देता होगा। तो ये में है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना, सही बात है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, ठीक है, ये भी सही है। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, ये भी सही है। कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे की तुलना करना, तुलना का एनसीएफ सख्त विरोध करता है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए कि रचिता एक गणित अध्यापिका है, अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? यानी कि एक गणित की शिक्षिका है रचिता और बच्चों को भाषिक जो गणित होता है जिसमें भाषा होता है उस प्रक्रिया को पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। यानी कि वो उसके पीछे क्या उसका उद्देश्य है? तो 1 में है कि अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, ये तो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड का तो सख्त विरोध करता है। बच्चों में पृथककरण यानी कि तुलना नहीं करना है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देंगे, ये भी गलत बात है। त्रुटि को समझाना क्योंकि वे छात्रों को चिंतन को समझने में मदद करते हैं, ये सही बात है। ठीक है, त्रुटि को हमें समझाना है, बताना है, ठीक है, इससे वो चिंतन कर सके। चलिए अब आ गया NEP 2020। वाह, बहुत ही अच्छा टॉपिक। NEP 2020 से जो है दोस्तों बहुत सारा हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, ये तो गलत बात है। स्मरण आधारित शिक्षा, ये भी गलत बात है। वेधन और अभ्यास, ये जो है क्या है? ये भी जो है गलत बात है। 4 में है संप्रत्ययी समझ, ये सही बात है। संप्रत्यय समझ पर जो है NEP 2020 जो है ज़्यादा बल देते हैं। कॉन्सेप्चुअल जो है अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा बल देती है। ठीक है दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगा। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, ये व्याख्यान बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास करना, ये भी गलत बात है, उसको यंत्रवत याद नहीं करवाना है। जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं तब वो जो है अर्थपूर्ण ढंग से सीखता है। 3 नंबर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों का उपयुक्त इनाम के लिए इनाम दिया जाता है, ये नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम बच्चा जब खुद से क्रियाशील होगा तब जाके क्रियाकलाप करेगा, खुद से करके सीखेगा, तब वो उसमें अर्थपूर्ण अधिगम होगा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने के लिए एक विधि है। यानी छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, यानी कि अपने अधिगम को खुद से वो निर्देशित कर सके, खुद से कर सके। तो यंत्रवत अधिगम को गलत बात है। प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, ये भी नहीं होना चाहिए। अन्वेषित अधिगम है, ये खुद से करके सीखेगा और खुद से नया चीज़ वो क्रिएट करेगा। ठीक है, और निर्देशात्मक अधिगम ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे अच्छा 2 उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होता तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।